हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कॉपी पेन लेके बैठना है और क्वेश्चन जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको खुद से सॉल्व करके टिक लगाते जाना है, ताकि आपको जब आप क्रॉस चेक करेंगे या फिर कहीं गलती होगी तो वो हमेशा दिमाग में बसी हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग ऑटोमेटिक याद रखेगा कि तूने ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया था, है ना। आपको बोलते रहेगा कि तूने क्वेश्चन गलत किया था, अब तुझे नहीं करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज। तो इसमें कौन सी नई बात है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देंगे। ये कंडक्टर है ना। इस कंडक्टर की जो एक L लेंथ है ना, L लेंथ है, और यहां पर अब आपसे बोला है कि इसको स्ट्रेच कर दिया है, इसको स्ट्रेच कर दिया है और स्ट्रेच्ड टू, है ना, स्ट्रेच्ड बाई नहीं बोला, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। मतलब अब ओवरऑल जो हो गया है, स्ट्रेच जो होने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ है ना, क्योंकि 2 का मतलब क्या, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स का मतलब है कि स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ है वो है n टाइम्स ऑफ l, है ना, n टाइम्स ऑफ l। ठीक है, तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है और आपने सिखाया R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो यहां पर अगर L लेंथ n टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस भी आपका जो नया वाला है वो n टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा और A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। ऐसा करके आप जब घर आएंगे तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? उसके पीछे का रीजन जानते हैं। क्योंकि आपने जैसे ही यहां पर R इज प्रोपोर्शनल टू L लगाया, दैट मीन्स आपने ये एज्यूम करके चले कि भाई रजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि भाई मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, वो आप कांस्टेंट रख सकते हैं, आपका अधिकार है। बट आपने एरिया कैसे कांस्टेंट कर लिया? एरिया कांस्टेंट आपने करके फिर बोला कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बट कहीं पर भी क्या एरिया के बारे में लिखा है कि एरिया कांस्टेंट है? नहीं लिखा है। अगर ये लिखा रहता कि एरिया गिवन लिखा रहता है, गिवन दैट एरिया शुड बी कांस्टेंट, तो आप बोल सकते थे ये करेक्ट आंसर है। बट अभी इस क्वेश्चन में एरिया आपका कांस्टेंट नहीं है। समझ में आए कि कब ये वाला टिक लगाना एरिया कांस्टेंट होता तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होता, बट एरिया कांस्टेंट अभी नहीं है। अब आप समझिए यहां पे कि इस तरह के जो पॉपुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में जब भी आपको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड वाली चीज आ जाए ना, उस टाइम पर जो है वॉल्यूम जो है आपका कंडक्टर का वो नहीं बदल रहा है। कंडक्टर का वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, सिर्फ वॉल्यूम को, इस कंडक्टर को आपने क्या किया, सिर्फ खींचा है, इसका वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट है। तो जब भी ये यूनिफॉर्मली स्ट्रेच वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये मान के चलना है कि यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। और वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि A इंटू एल का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो एरिया होगा डिक्रीज। एरिया क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। तो एरिया डिक्रीज होगा तो कहानी बदल जाएगी। तो फिर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में एरिया को भी आपको अकाउंट में लेके करना पड़ेगा, है ना, अकाउंट में लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया देख लेते हैं कि एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो एरिया देखेंगे तो A2 इंटू L2 इक्वल टू A1 इंटू L1, है ना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से बता रहा हूं, चाहो तो डायरेक्ट बता सकता हूं, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर देख लीजिए। अब जो A2 एरिया है ये हमें निकालना है। अब देखना यहाँ पे L1 कितना है, L1 आपको दे रखा है L, L2 आपको n टाइम्स ऑफ L, है ना, स्ट्रेच्ड टू, है ना, स्ट्रेच होने के बाद का लेंथ दे रखा है ना, n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ तक स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया जो A1 है वो A के बराबर मान लेते हैं और A2 एरिया हमें निकालना है ना। चलो, तो L2 कितना है, L2 है n टाइम्स ऑफ L, A1 हमें A, L दे रखा है, तो L से L कैंसिल, तो A2 कितना हो गया, A2 हो गया A डिवाइडेड बाय N। A2 कितना हो गया, A डिवाइडेड बाय N हो गया। अब आपके पास में
A1 A2 L1 L2 सब है। अब आप सीधा रेजिस्टेंस पे कमेंट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब यहां पर R2 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय A2 डिवाइडेड बाय L1 डिवाइडेड बाय A1। बस सारी वैल्यू यहां पे आपको पुट कर देना है। तो R1 की वैल्यू है R, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R दे रखी है। L2 कितना है, L2 है NL डिवाइडेड बाय A2 कितना है, A2 है A डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय L1 कितना है, L1A, ये A है ना। अब यहाँ पे सब काटापिटी हो जाएगी, तो A2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R ये हो गया। तो यहाँ से NL डिवाइडेड बाय N ये ऊपर की साइड में आ जाएगा डिवाइडेड बाय A, और फिर रेसिप्रोकल एक बार और A बाय L, है ना, इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे। एरिया से एरिया कैंसिल, L से L कैंसिल, N स्क्वायर बचा। इसका मतलब है कि जो न्यू रेजिस्टेंस R2 रहेगा वो N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R रहेगा। जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका N स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आंसर अब आ गया है आपका C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आया पूरा पूरा क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त था, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ये मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं, है ना, ये मैं इधर ला देता हूं। चलो ठीक है, तो जब भी आपको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड वाली चीज आए तो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, स्टैंडर्ड केस है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। देखें कितने से स्ट्रेच हुआ है, तो स्ट्रेच टू n टाइम्स तो कर दिया, तो आपका आंसर जो नया वाला रेजिस्टेंस रहेगा वो n टाइम्स ऑफ R, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस गिवन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो गलती से भी NR नहीं लगा देना, वो कब लगेगा जब एरिया कांस्टेंट हो। ठीक है, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन है ना, खुद सॉल्व करना है। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब आपने अभी अभी सीखा कि सर आपने अभी सिखाया हमें कि जो नया रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पुराना वाला। कितना है, 1/10 स्ट्रेच बाय 1/10, 1/10 रखेंगे n की जगह, उसका स्क्वायर कर देंगे। रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/100 इंटू 10, एक से एक गया 0.1 ओम। तो 0.1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में होता तो आप टिक लगा के आगे बढ़ जाते, ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। गलती कहां हो रही है वो बताता हूं। देखिए क्या हुआ, दोनों क्वेश्चंस में, दोनों कॉन्सेप्ट में कहां पर डिफरेंस है वो बताता हूं, है ना। ये था कंडक्टर, है ना, क्या था कंडक्टर, एल कंडक्टर, और इसको स्ट्रेच्ड किया है। स्ट्रेच कितना किया है, बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कितने से स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया है आपका 1/10। ये ओरिजिनल लेंथ है, इस ओरिजिनल लेंथ का 1/10 टाइम्स स्ट्रेच किया है। तो अब ओवरऑल जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, L प्लस L/10, L प्लस L/10। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 1.1, है ना, 1 ये कितना हो जाएगा, देखो L प्लस 1/10 मतलब 0.1 L, है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 L हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेच्ड टू, स्ट्रेच करने के बाद, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेच करने के बाद जो ओवरऑल लेंथ था, क्योंकि 2 लिखा था, स्ट्रेच्ड टू हो चुका है। और कितने, यहां पे स्ट्रेच्ड बाय है, यहां पर सिर्फ लिखा है कि कितने से सिर्फ स्ट्रेच की, स्ट्रेचिंग वाली लेंथ दे रखी, कितने से स्ट्रेच किया है। और वहां स्ट्रेच्ड टू कहां तक स्ट्रेच्ड कर दिया, मतलब सपोज करो मैं यहां से यहां तक ले जा रहा हूं, 2 से लगा के 5 तक स्ट्रेच कर दिया मैंने, है ना। सपोज करो ये 0 है, थोड़ी देर के लिए 0 है, और मैं बोल रहा हूं स्ट्रेच्ड टू 5, तो मैंने स्ट्रेच टू 5 तक कर दिया। और मैं बोल रहा हूं यहां पे कि 0 पे स्ट्रेच बाय 3, तो मैंने सिर्फ 3 के हिस्से से किया है, मतलब ओवरऑल कंडक्टर की बात नहीं करी, सिर्फ उस हिस्से पे बात करी जितने से स्ट्रेच किया है मैंने। समझ में आ रही बात आपको। तो बाय और टू में थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है कि आपको मैं बाय और टू का मतलब समझा दूं कि स्ट्रेच्ड टू का मतलब है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ।
ओरिजिनल लेंथ जो भी रही होगी अब n टाइम्स स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ करके ओवरऑल कंडक्टर का आपको लेंथ दे रखा है n टाइम्स ऑफ l। बट यहां पर आपको बोला है कि स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है उससे स्ट्रेच करा, जो स्ट्रेचिंग किया है सिर्फ उसका लेंथ आपको दे रखा है l/10। इस चीज को समझना। तो अब इसके हिसाब से आपका जो n है वो तो क्या हो गया 1.1। बस अब लगाओ, देखो अब आंसर सही आएगा। तो यहाँ n की जगह लगाएंगे 1.1 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 121, 11 का स्क्वायर और पॉइंट रखा इंटू 10, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो 12.1 ओम इज द राइट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन? बहुत सारे स्टूडेंट उलझते हैं इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो लेंथ आपको आ गया, ओरिजिनल लेंथ l था, अब लेंथ 1.1 है ना, उसके हिसाब से एरिया में, क्योंकि यहां पे भी क्या है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया निकाल लो, एरिया के बाद रेजिस्टेंस निकाल लो। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वन लाइनर क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो 2-3 स्टेप आपको करना पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? स्ट्रेच्ड टू और स्ट्रेच्ड बाय का मतलब समझना है ना, ये परसेंटेज वगैरह में बहुत काम आता है। जब एप्टीट्यूड वाले सर पढ़ाते ना 30% अप टू 50% है ना, बाय है ना, आप जब मॉल वगैरह में घूमने जाते हो तो वहाँ डिस्काउंट्स लगे होते हैं, तो वो लिखते हैं अप टू 50%, बाय 50%, टू 50%, है ना। ये इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है। तो एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से परसेंटेज जब पढ़ोगे तो इसका मतलब जानोगे, है ना। तो अपने इस काम की सिर्फ इतना ही है कि स्ट्रेच्ड टू बोले तो वहां तक ले जाना, बाय बोले तो सिर्फ इतने से स्ट्रेच करना है, ठीक है। चलो इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू वायर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। क्या आ गया यहाँ पे? सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है कि रेजिस्टिविटी सेम है, दो वायर है ए और बी, ठीक है, बना देते हैं। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। सेम मटेरियल है मतलब रेजिस्टिविटी भी आपकी सेम है। आर ए रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 800 और ये रेजिस्टेंस आपका दे रखा है आर बी 100, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी, है ना, कि ए कितना लॉन्गर है बी से। तो रेजिस्टेंस आप देखो रो एल बाई ए, तो आप देखो यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है एरिया कांस्टेंट है, एरिया दे रखा है ना, सेम एरिया है। तो इसका मतलब है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, तो R2 डिवाइडेड बाय R1, या ऐसा लिखें RB, देखो RB डिवाइडेड बाय, या एक कर लो ऐसा कर लो RA डिवाइडेड बाय RB और लेंथ है LA डिवाइडेड बाय LB, ठीक है। तो यहां पर कितना लंबा है, तो A पूछा है ना, तो RA कितना है, RA आपका 800 डिवाइडेड बाय ये कितना है 100 और LA पता नहीं, LB किस उसके टर्म में पूछा है 8 गुना, तो LA इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ LB, ठीक है, 8 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 8 टाइम्स। तो बस यहां पर एरिया कांस्टेंट था, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल लगा दिया था, है ना। तो ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, कहां क्या कांस्टेंट है इसके बेसिस पे आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस शुड बी। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कैसा होता है वो आपको यहां पर 4 ऑप्शन में से निकालना पड़ेगा। तो सबसे बोल सकते हैं हम, जब मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस करता है ना, तो सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्यों? मैंने जैसे आपको थ्योरी में बताया था, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन बनाते बनाते मैग्नीन बनाया था, और मैग्नीन क्यों था? क्योंकि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं हो, कि वहां पर कम जब बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का वेरिएशन से रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़े, ये हमारे लिए डिजायरेबल रजिस्टर रहता है। तो रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे हमें ध्यान में रखना है कि लो रेजिस्टेंस रहे, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये जब मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग या मटेरियल जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें एक चीज सही करने जाएंगे 4 चीज दूसरी बिगड़ जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे आना पड़ता है। जैसे हम अगर ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर यूज नहीं कर सकते, वहां पे एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, बट एल्यूमिनियम के साथ में दिक्कत है, फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम ACSR कंडक्टर ले जाते हैं। तो मटेरियल में क्या होता है कि कोई भी एक आइडियल मटेरियल नहीं होता यूज के लिए, अगर उसमें उसका पर्पस क्या है, उस मटेरियल के पर्पस के हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। क्योंकि इसमें सपोज करो 4 प्रॉपर्टी है, एक को सुधारने जाओगे 3 बिगड़ जाएगी,
या 2 को सुधारने जाओगे 2 ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगी, ऐसा भी होता है। तो पर्पस ये है कि जो 2 सही कर रहे हो उसके आपका जहां पर भी इसको यूज करना है, इस एलिमेंट को, जिस मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट को, उसका जो एप्लीकेशन वहां कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए उसके बेसिस पे सारा चीज होता है। बट आप ये हमेशा ध्यान रखें, रेजिस्टेंस जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टेंस का काम क्या है भाई, कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करे, और फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी तो हाई होना चाहिए ना। तो हाई रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ में कम से कम उसका वेरिएशन हो तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हाई रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लो रेजिस्टिविटी कर देते हैं, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट कर देते हैं, क्योंकि लो रेजिस्टिविटी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के टाइम में अच्छा तो लगता है, बट वो हमारे कंडक्टर के लिए है। यहां पे हमें पूछा है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर के लिए क्या गुड होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है आपका, रेजिस्टिविटी हाई रहे, क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट मैनर में करंट को रोकना है, ठीक है, और टेम्परेचर से भी उसका सेंसिटिविटी कम रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। अब जैसे वॉल्यूम रेजिस्टिविटी आता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट सारे क्वेश्चन चले गए। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, देखिए वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कोई नई चीज नहीं होती, इसी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही या फिर रेजिस्टिविटी का ही, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से दे दिया था। इसका मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो अब देख लो इन चारों यूनिट में जो ओम मीटर दे दे वो काम की है। तो देखो ओम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब कट जाएगा अगर ओम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, 2 मीटर से 2 मीटर चले गए, एक ही मीटर बचेगा, तो ओम मीटर बन जाएगा आपका रेजिस्टिविटी यूनिट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी दे दे तो आपको इसका मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की यूनिट ही पूछी है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे पूछा है द हॉट रेजिस्टेंस, है ना, कॉमन सेंस बेसिस पे क्वेश्चन है। देखिए द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हायर देन द कोल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका जो हॉट रेजिस्टेंस है वो फिलामेंट का ज्यादा होता है कोल्ड के कंपैरिजन में। क्यों होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा, कोफिशिएंट ज्यादा होगा। तो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होगा, ठंडे में कम और गर्म में ज्यादा, ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये यूपीपीएससी और 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने करा दिया। कई बार एग्जाम्स में रिपीट कर जाते क्वेश्चन, तो डायरेक्टली दिखे तो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल। तो पॉजिटिव को हटा दो, नेगेटिव एंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, भाई डिपेंड करते ही टेम्परेचर पे, तो यहां पर नेगेटिव एंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे वन लाइनर ये आए हुए क्वेश्चन से, इस वजह से मैंने करवा दिए। अब देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.0008 सेंटीग्रेड if the resistance of the wire is 8 ohm at 0 सेंटीग्रेड। मतलब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है R1 8 ओम, किस पे, टेम्परेचर T1 इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 100 सेंटीग्रेड पे, रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, आपको रेजिस्टेंस पूछा है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.0008, है ना, ये दे रखी है। तो आपने फॉर्मूला देखो, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टी, है ना। तो यहाँ पे R1 कितना है, 8 है, 1 प्लस अल्फा कितना है, 0.0008, और टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है T2 माइनस T1, तो 100 माइनस 0 तो 100, है ना। तो डायरेक्टली 100, तो यहाँ पे 100 अगर आ जाएगा तो देखिएगा 8 1 प्लस, तो 2 ये 0, तो 0.08 रहेगा यहाँ पे, है ना, 2 पॉइंट्स गायब हो जाएंगे, है ना। 100 का मल्टीप्लाई होगा ना, 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये जो दशमलव है ये 2 इधर खिसक जाएगा। देन आपको क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1.08, इससे मल्टीप्लाई 8 उठी 64 का 4 हासिल है 6 0 6 8 8.64 ओम, 8.64 दिख रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर,
ए इज द करेक्ट आंसर। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई जैसे एग्जाम में नहीं आता, बट हाँ एसएससी जेई में आ सकता है, यूपीपीसीएल ए में आ सकता है, जेई में आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपका करवा दिया ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, डज नॉट यूज, है ना, यूज जो नहीं करे। तो पहला इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होता है, गीजर यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, प्रेस जो होती है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन बिल्कुल यूज होता है, वैक्यूम क्लीनर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम, मतलब मोटर यूज होती है बट वहां पे हीटिंग जैसा कुछ भी नहीं, गर्म करने के लिए कुछ नहीं है। इमर्जन हीटर, तो अब हमें पता नहीं कि इमर्जन हीटर होता क्या है नहीं होता, बट लिखा है कि हीटर है, इसका मतलब क्या है, हीटिंग इफेक्ट में क्या यूज नहीं होता है, हम मानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर, बाकी सब में कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड चीजें हैं। तो जैसा मैंने एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बताया था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, तो यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट यूनिट होती है पावर की, तो पावर के इक्विवेलेंट कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वोल्ट एम्पेयर, है ना, मतलब एम्पेयर इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट की यूनिट एम्पेयर, वोल्ट की मतलब वोल्ट, तो ये पावर के वॉटेज के बराबर है, बिल्कुल है। एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओम, मतलब एम्पेयर स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर आर, ये भी पावर होता है, देखो एम्पेयर का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ओम रेजिस्टेंस है। एम्पेयर डिवाइडेड बाय वोल्ट, आई डिवाइडेड बाय वी, ये कोई पावर की यूनिट नहीं होती। बाकी जूल पर सेकेंड बिल्कुल, क्योंकि पावर डिफाइन ही क्या होता है, dw बाय dt, है ना, जूल पर सेकेंड तो डिफाइन ही होता है, तो है ना, जूल पर सेकेंड तो डिफाइन ही होता है। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपका पावर के वॉट के बराबर, वॉट की यूनिट के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, है ना। अब ये तो आप कर ही लोगे कि पावर के अलग अलग रिलेशन है, तो P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, है ना, P इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये सब फॉर्मूले, तो ये पावर का ये तो सही है ना। तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, ये सही है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग तरीके से जमा दिया, P इक्वल टू वी बाय आर स्क्वेयर, है ना, ये, और इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला मैच नहीं कर रहा बट इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दो, आई स्क्वेयर इक्वल टू पी बाय आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, है ना। चलो आपके लिए कर देते हैं, इसको स्क्वेयरिंग कर दोगे तो वी स्क्वेयर इक्वल टू पी आर, है ना, स्क्वेयरिंग करते इसका स्क्वेयर रूट हट जाता है और इस पे स्क्वेयर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वेयर बाय आर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन है, ए वाला, जो कि करेक्ट नहीं है, तो ए ही यहाँ पे आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है, क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट, है ना, तो ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हमने रेजिस्टेंस बेसिस पे करे हैं, और लगभग हम लोगों ने सारा चीज समा दिया है। रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रजिस्टिविटी के हिसाब से इतना स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उतना रहेगा तो क्या रहेगा, है ना, कि एल टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितने टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और इस सैंपल साइज के ऊपर के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस में मैंने जितना भी इधर उधर के जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चन गिवन हो सकते, तो आपका जितने पास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन या अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, सबको मिला के एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में आपके सामने पेश किया है। और इसको लगा लो, मजेदार तरीके से लगा लो, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे, रटा बिल्कुल नहीं रहा हूं, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ के चीजों को ध्यान में रखना है, तो ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही कि यही क्वेश्चन छप जाएंगे, ऐसा होगा जरूर कि बहुत क्वेश्चन आएंगे अपने यहां से नोट से, बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर इंडक्टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, बट बहुत बार कई सारे स्टूडेंट की एक डिमांड होती है, एक टॉपिक होता है रजिस्टर में कलर कोडिंग के ऊपर, कि कलर के हिसाब से रजिस्टेंस को पहचानना। तो एज सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आता, इक्का दुक्का क्वेश्चन किसी रेयर एग्जाम्स में आता है, वो बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट यस थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगला लेक्चर में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा कलर कोडिंग के ऊपर, रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के ऊपर का लेक्चर ऐड कर दूंगा। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि सभी पढ़े, इंटरेस्ट के हिसाब से इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं इच्छा हो तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कलर बेस्ड पे जो भी रजिस्टर के जो कलर कोडिंग होती है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो इच्छा हो तो देख लेना, इच्छा हो तो नहीं देखना, बट मैं मेरे हिसाब से मेरी तरफ से एक लेक्चर डाल दूंगा
कंपलसरी नहीं है उसको देखना, इंटरेस्ट हो तो देखना, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है वो, ठीक है। बट फिर भी डाल दूंगा, आपको देखना हो भविष्य में कभी किसी एग्जाम में जरूरत पड़े तो पढ़ा रहेगा आपके पास में, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूंगा, इंडक्टेंस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।